हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीपी की क्लास मैथ्स क्लिनिक में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम राम सिंह यादव के 50 एक्सरसाइज पेपर सेट वाली सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स, मैं इसके 6 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। आज इस सीरीज का यह 7वां वीडियो लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। देखो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा क्या है। एक मिनट स्टूडेंट्स, में थोड़ा सा इसको आपको अब आपको दिख रहा हो तो देखिए क्या लिखा है। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। मीन्स लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की? लंबाई है 140, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है? समय है हमारे पास 12 सेकेंड, ठीक है। और ये 140 मीटर। अब लिखा है तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा में क्या होगी। अब देखो, रेलगाड़ी की चाल आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय का। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, है ना स्टूडेंट्स। तो दूरी, अब दूरी कितनी होगी? देखो 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अगर वो खंबे को पार करती है तो अपने ही लंबाई के बराबर की दूरी तय करती है, तो दूरी हो जाएगी यहाँ पर 140, ठीक है स्टूडेंट्स, 140। और समय है हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पर 12, ठीक। अब आपको ध्यान रखना है, आपका जो आंसर आएगा ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। आपको आंसर लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप क्या करेंगे, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी आपको मीटर पर सेकंड में हो आपके पास आंसर और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना हो, तो आप 18/5 से गुणा कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अभी 6 से कट जाता है, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 5 से कट जाता है, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, ठीक है स्टूडेंट्स। और 2 से ये 14 बार कट जाएगा, तो 4 42, तो ये 42 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो पहला आंसर है हमारा 42 किलोमीटर, देखो ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकंड देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इट मीन्स स्टूडेंट्स, वो संख्या जो छोटी संख्या है वो क्या होगी, इन सबका एलसीएम 6, 9, 12, 30, इनका एलसीएम होगी, एलसीएम +3। क्योंकि देखो अगर जो एलसीएम आएगा उनसे इन संख्याओं से तो वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो शेष कब बचेगा, जब हम उस पूरी जो इसका एलसीएम आएगा उसमें 3 ऐड कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देखिए आपको आंसर पता चलेगा। देखो पहले लेते हैं हम एलसीएम, 6, 9, 12, 16, 30 हमारे पास नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने 16 नहीं लिखा है, अब बाय मिस्टेक में भूल गया हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए मैंने ये नंबर लिखे हैं। मीन्स जो आपको ये नंबर है आपको ध्यान रखना है, इनका आपको एलसीएम लेना है, ठीक है, और उसमें +3 कर देना है। तो देखिए अब हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 तिया 6, 9 में तो जाएगा नहीं, 2 से 6 बार, 2 से 8 बार, और ये 15 बार। फिर 2 से स्टार्ट करोगे तो 3 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा 3 में, इसमें भी चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। देखो स्टूडेंट, फिर 2 से करोगे आप तो फिर 3 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, फिर इसमें 2 में चला जाएगा, और ये 15। फिर 2 से दे दो आप तो 3 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 1 में, और ये 15 में भी नहीं जाएगा। अब किससे करेंगे स्टूडेंट? 3 से करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 3 पंचे 15। फिर देखो स्टूडेंट्स, फिर 3 से जाता है, 3 एकम 3, और यहाँ पर 5, ऐसे ही 5 से करेंगे तो 1, 1, 1 और 1 हो जाएगा। अब इन सब संख्याओं को गुणा कर लो स्टूडेंट, देखो क्या आ गया हमारे पास एलसीएम। एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, और ये कितना हो गया, 5 तिया 15, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको आप गुणा कर लो, गुणा करने के बाद आपको मिलेगा ये 720। इसका मतलब वो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या हमें निकालनी है, तो हो जाएगी स्टूडेंट 723, 720 धन 3। क्योंकि देखो इन सभी संख्याओं से इस एलसीएम को डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, लेकिन हमें तो 3 शेष भी चाहिए ना, तो जब इसमें 3 जोड़ेंगे तभी तो 3 शेष रहेगा,
तो 723, हमारा उत्तर होगा 723। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला ऑप्शन है 723। तो इस तरह से हम अपने पहले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 33 नंबर का, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल टू है 14। हमें बताना है एक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसे ध्यान करिएगा। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। बस ध्यान रखिए a की जगह यहाँ पर x है और b की जगह 1/x, तो रखते हैं देखो x माइनस 1/x का क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3x और 1/x और x माइनस 1/x। सिर्फ क्या करा है, a की जगह x, b की जगह 1/x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x माइनस 1/x का क्यूब, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x माइनस 1/x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें हमें बतानी तो है x माइनस 1/x की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो इसमें 14 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आप पुट कर दो इसमें, x माइनस 1/x की 3, इसको हम लिख सकते हैं 14 माइनस 3x माइनस 1/x। अब देखो इसमें हमें x माइनस 1/x की वैल्यू बतानी है। अगर मैं इसको अब आगे सॉल्व करता हूँ तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, मीन्स जिसकी पावर 3 होती है। और हो सकता है किसी बच्चे को ये पावर 3 वाले को सॉल्व करना ना आए, इसलिए यहाँ पर से मैं सीधे ऑप्शन से जा रहा हूँ और देखिए ऑप्शन से ही हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए हमें फाइंड करनी है x माइनस 1/x की वैल्यू, मीन्स हमें क्या बताना है, x माइनस 1/x की वैल्यू। तो इनमें से देखो हम पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं। देखो अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 2 होगी तो इसमें LHS बराबर RHS आ जाएगा, 2 नहीं होगी तो भी 3 रख के देखेंगे तब LHS बराबर RHS आ जाएगा। ऐसे करके हम 4 और 5 भी चेक करेंगे। तो पहले चलते हैं 2 पर। तो देखो x माइनस 1/x को हम मान लेते हैं कि 2 है, चेक करते हैं कि अगर ये सही होता है नहीं होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब बराबर 14, 3 और इसकी जगह तो 2, 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट, 8, 14 3 दूना 6, तो 8 बराबर 8 हो गया स्टूडेंट। इसका मतलब है x माइनस 1/x की वैल्यू 2 ही है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा बिना क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करे हुए। तो देखिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a की जगह x, b की जगह 1/x, और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगी, एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमें x माइनस 1/x की वैल्यू पता करनी थी, और हमें सपोज करो कि हमें क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं आता है सॉल्व करना। अगर आता है तो आप सीधे से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वो थोड़ा और ज़्यादा लेंदी होगा। इससे अच्छा कि यहाँ पर हम इसको ऑप्शन से चेक कर लें। हमने क्या करा, x माइनस 1/x की जगह क्या पुट कर दिया, 2, और तो ये 2 का क्यूब और यहाँ पर भी 2, तो सॉल्व करके क्या आ गया, LHS बराबर RHS। ये तभी आया क्योंकि इसका मतलब है x माइनस 1/x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2। तो देखिए हमारा पहला आंसर होता है सही। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है x² प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो x² के साथ होता है, मीन्स जो भी होगा, अब कोई नंबर है नहीं तो यहाँ पर 1 माना जाएगा। इसी तरह से b जो होगा वो x का कोफिशिएंट होता है, वो 2 हो गया, और जो कांस्टेंट है वो p हो गया। मीन्स इनके आगे, इसके आगे वाला a, इसके आगे वाला b, इसके आगे वाला c, तो a b c ये होते हैं। अब थोड़ा सा इसमें एक फॉर्मूला है, आपको ध्यान करना पड़ेगा। देखो क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, है ना, शून्यकों का योग करके। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो माइनस की जगह माइनस, बी की जगह 2 1, तो कितना हो जाएगा ये -2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ऐसे ही देखो हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होता था स्टूडेंट, c/a। आपको उम्मीद करता हूँ क्लास 10th का ये शून्यक वाला फॉर्मूला याद होगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल b/a और c/a होता था। शून्यकों का योग होता था -b/a, गुणनफल होता था c/a। तो c क्या है स्टूडेंट यहाँ पर -p, और a की जगह 1, तो क्या हो जाएगा -p। अब हमें क्वेश्चन वाला क्या कहता है, ध्यान देना कि इसके मूलों के वर्गों का योग 10 है। मीन्स जो मूल हैं, मूल तो अल्फा प्लस बीटा है, उनके वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का योग कितना है स्टूडेंट यहाँ पर 10।
ठीक है। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी 10 दे रखा है, तो हमें तीन इक्वेशन हो गई, एक ये हो गई, एक हमारे पास अल्फा बीटा मिल गया और एक हमें मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 10। अब देखो एक आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट मालूम होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देखो अल्फा प्लस बीटा तो दे रखा है ना, में -2 है, तो इसकी जगह -2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स, 10 है, प्लस 2 और अल्फा बीटा कितना है -p। तो देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4 बराबर 10 ऋण 2p। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करो आप 2p को इधर ले आओ और 4 को उधर ले जा लो, 10 में से 4, तो 2p बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6, और 2 से 6 कट जाएगा, p बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल जाती है 3। देखिए p का आंसर आपका होगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको abc की वैल्यू निकालनी है, फिर शून्यकों का योग, फिर शून्य का गुणनफल और जो कंडीशन उसने दे रखी है, और आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और सब की वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, p का आंसर आ जाएगा, p की वैल्यू होगी 3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 35 नंबर का है, लिखा है एक नियमित बहुभुज के अंतःकोणों का योग, योग को हम s कह देते हैं, s मतलब होता है सम मतलब योग, 1440 है। तो भुजाओं की संख्या क्या है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको भुजाओं की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप इसे ध्यान करिए। भुजाओं की संख्या अगर हमें निकालनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है s बट्टे 180 धन 2, ये एक फॉर्मूला है। s यहाँ पर क्या कहते हैं, आपके कोणों के योग को बताता है, 180 तो आपको मालूम है पाई का मान होता है, और प्लस 2 करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूले में मान रखते हैं 1440 बट्टे 180 धन 2। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 18 अट्ठे, तो इसका मतलब 8 बार कटेगा ये धन 2, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10। तो इसका मतलब इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी 10। तो हमारा आंसर देखते हैं, पहला आंसर है 10। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला बहुत आसान है, 36 नंबर का, 0.9 का वर्गमूल निकालना है। तो 0.9 का जब वर्गमूल निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, 0 अपने मन से लगा सकते हो इनमें कितने भी, क्योंकि पॉइंट की बात तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमें, तो इसको आप जोड़े बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको देखो दशमलव है तो पहले तो दशमलव से स्टार्ट हो। अब यहाँ पर वो संख्या लिखनी है जो यहाँ पर भी लिखो और इससे कम हो या इसके बराबर हो। तो देखो 9 नम 81 10 तो इसका मतलब 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, 9 नम 81। तो देखो 0.9 मीन्स 0.9 से हमारा आंसर शुरू होगा। तो हम ये देख लेते हैं इस ऑप्शन में कोई 0.9 वाला है क्या, ये नहीं है, ये नहीं है, 0.9, इसका मतलब स्टूडेंट्स आपका सी आंसर होगा 0.9 वाला। देखो हमें पेपर में कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती है, हमें बस ऑप्शन से थोड़ा बहुत क्लू मिल जाए कि कौन सा आंसर होगा, तो हम वही आंसर को कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 0.9 वाले कोई और क्वेश्चन होते तो हम इसको आगे को करते, अदरवाइज हमें अब जरूरत नहीं है। और मुझे पता है कि आप सभी को वर्गमूल निकालना आता है, मैं यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, हमारा मेन उद्देश्य है कि इसका आंसर पता चल जाए। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या लिखा है, 5 वार्षिक दर से कितने समय में कोई राशि दुगनी हो जाएगी। मान लो राशि है स्टूडेंट्स 100 रुपये की और हमें ब्याज मिल गया 100 रुपये का, तभी तो दुगना हो जाएगा। जितना रुपए हमारा मूलधन था उतना ही हमारा ब्याज भी हो गया, तभी तो 100 रुपये रख के 100 रुपये ब्याज मिला, तभी तो दुगना हुआ होगा। लेकिन आर कितना दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पर 5%। हमारे पास एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, P इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। अब देखो SI की जगह रख दो 100, P की जगह भी रख दो 100, R की जगह रख दो 5, T की जगह हमें निकालना है 100 की जगह 100। देखो 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया 100 बराबर हो गया स्टूडेंट 5T, 5 से 100 को काट दो 20, T बराबर 20। इसका मतलब स्टूडेंट्स 20 वर्ष में 5% की दर से कोई राशि क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो T बराबर 20। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल को 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। मीन्स विक्रय मूल्य था इसका 360 रुपये, लेकिन प्रतिशत में कितना था स्टूडेंट्स 90%, क्योंकि 10% की तो हानि हो गई है। तो विक्रय मूल्य प्रतिशत में 90 है और
रुपए में 360 है। अब क्या कहता है, उस साइकिल को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। मीन्स 10% के लाभ के लिए क्या करना होगा, 100% में तो ये बराबर में आ जाएगा, 10% और लाभ लेना है तो हमें इसको 110% बनाना है। अब इसको 110% कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ऐसा करो कि इसमें इसको 1% बनाओ, 90 से भाग दे दो दोनों, तो ये कितना हो जाएगा 1%। 90 से भाग दोगे तो 360/90, तो 0 से 0, 9 चौको 36, तो 4। इसका मतलब है 1% बराबर कितना हो गया है, 4। और मुझे इसको कितना चाहिए, 110%, क्योंकि 90% में तो हानि हो रही है, 100% में बराबर होगा, 10% उसमें लाभ लेना है, तो 110% चाहिए। तो 110 से इसको गुणा कर दो, 4 गुणा 110, दोनों ओर सोचो, हमने 110 से गुणा कर दिया, एक को 110 से गुणा किया 110, 4 को 110 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, से 440। तो इसका मतलब है हमें 440 रुपये में बेचने पर इसमें 10% का लाभ होगा। देखो स्टूडेंट्स, आप अगर आप इसे बुक से करते हो, बुक में बहुत सारे फॉर्मूले दिए होते हैं, कभी कोई फॉर्मूला होता है, जरूरी नहीं है फॉर्मूला लर्न करना। देखो हमने यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया और हमारा आंसर आ गया है। तो मैथ हमें सीखनी है, ना कि हमें फॉर्मूले याद करने हैं। कुछ फॉर्मूले हमें बहुत जरूरी होते हैं कहीं पर, जैसे अभी हमने इससे पहले क्यूब वाले में किया था, अभी मैंने आपको बताया था, ये भी बिना फॉर्मूले से हो सकता है। लेकिन अब कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिससे हमें जल्दी से आंसर मिल जाता है, तो इसलिए हम यूज करते हैं, पर कोशिश करें मैक्सिमम फॉर्मूला का यूज कम ही करेंगे। लाइक जैसे हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं। अब देखिए हमारा है 39 नंबर का क्वेश्चन। लिखा है तीन पुरुष या 6 स्त्रियां, 3 पुरुष और 6 स्त्रियां। 3 पुरुष किसके बराबर हैं, यहाँ पर 6 स्त्रियों के बराबर हैं, क्योंकि 3 पुरुष काम करते हैं या 6 स्त्रियां काम करते हैं, किसी काम को 112 दिन में करते हैं। तो 3 पुरुष 6 स्त्रियों के बराबर है, तो एक पुरुष कितने के स्त्रियों के बराबर होगा इसमें, 3 से 6 का काटे 2 स्त्रियों के बराबर, 2 स्त्रियों के बराबर होगा। 3 पुरुष 6 स्त्रियों के बराबर है, एक पुरुष 2 स्त्रियों के बराबर होगा। अब हमें क्या निकालना है कि एक काम को 12 पुरुष धन 8 स्त्रियां कितने दिन में पूरा कर लेंगी। मीन्स देखो 12 पुरुष तथा कहेगा तो स्टूडेंट्स प्लस होता है, और या कहेगा तो इसका मतलब 3 पुरुष या 6 स्त्रियां काम करें। अब 3 पुरुष काम करें या 6 स्त्रियां काम करें, अगर एक पुरुष काम करे या 2 स्त्रियां, क्योंकि 3 से 6 को काट दिया। अब हमें क्या करना है, 12 पुरुष और 8 स्त्रियां। तो सबसे पहले ये करिए स्टूडेंट्स, आप इसको या तो दोनों को पुरुष बना लीजिए या दोनों को स्त्रियां बना लीजिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एक पुरुष 2 स्त्रियों के बराबर है, तो 12 पुरुष कितने स्त्रियों के बराबर हो जाएंगे, 24 स्त्रियों के बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना स्त्रियां, ठीक है, 12 पुरुष किसके बराबर हो जाएंगे, 24 स्त्रियां, क्योंकि एक पुरुष 2 स्त्री के बराबर है, तो 12 पुरुष 24 स्त्रियां, और ये भी 8 स्त्रियां। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये 32 स्त्रियां हो गई। ठीक है, तो 32 स्त्रियां। अब हमें क्या निकालना है कि इसी काम को 32 स्त्रियां कितने दिन में समाप्त करेंगी। देखो अगर हम बात करें अब क्योंकि हमने क्वेश्चन स्त्रियों में बदल दिया था, पुरुष नहीं लेंगे। अब 6 स्त्रियां, देखो 6 स्त्रियां किसी काम को करती हैं 112 दिन में। 6 स्त्रियां कितने दिन में करते हैं, 112 दिन में। तो 32 स्त्रियां कितने दिन में करेंगी, मान लिया हमने कि x दिन में करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर से स्टूडेंट्स x से बराबर, अब आपको x का मान निकाल सकते हो यहाँ पर से, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 112/32। चाहे तो आप दाएं बाएं ऐसे भी काट सकते थे, सीधे भी काट सकते हो। ठीक है सर, तो देखिए अब इसको हम काटते हैं x से बराबर। देखो पहले इसको आप किसने से काट सकते हैं, 4 से काट लेते हैं, तो 6 को तो ऐसे रहने दिया, 4 से काटेंगे तो देखो 4 दूना 8, 3 और 2 32, 4 32, और 4 से ये भी 8 बार। ठीक है, अब इतना कट गया। अब इसके बाद देखो 2 से काटो इसे, 2 3 6, 2 से इसको काटोगे 4 बार, 4 से 28 को काटोगे 7 बार। x बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, 3 गुणा 7, 7 या 21। इसका मतलब जो 32 स्त्रियां हैं वो 21 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगी। देखिए ऑप्शन देखते हैं, पहला ही ऑप्शन है 21 दिन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। पुरुष और स्त्रियों को, क्योंकि हमें इसमें जब भी लिखा होता है 12 पुरुष या 8 स्त्रियां या कितने पुरुष कितने स्त्रियां, तो दोनों को एक ही में बदल दो, या तो दोनों को स्त्रियों में बदल दो या दोनों को पुरुष में बदल दो। उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 40 का, मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट रहा है।
तो मनोज की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसका बेसिक पता नहीं है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक पता ना हो तो आपको फॉर्मूला यूज करना कंपलसरी हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको, अभी हमने बेसिक इसका पढ़ा नहीं है, बाद में मैं इसके लिए वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, जब आपको औसत चाल या इनके लिए बताऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको बिना किसी फॉर्मूले के ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलो अभी तो हम सिर्फ फॉर्मूले से ही करने जा रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट्स ये वाला। तो ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर 2xy बट्टे एक्स प्लस वाई। अब देखो स्टूडेंट्स, 2 x की जगह है 4, y की जगह है 16, और ऐसे ही देखो x प्लस वाई 4 + 16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 2 × 4 × 16 बट्टे कितना हो गया 20। तो 20, 4 से 20 कितने बार कटेगा 5 बार, कितना हो गया 16 दूना 32 बट्टे 5। तो 5 छक, इसका मतलब ये लगभग लगभग हो रहा है 6.4। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट हमारा 6.4। देखिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला ऑप्शन लिखा है कि मेरा वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया गया। इट मीन्स किसी का वेतन, सोचो स्टूडेंट्स 100 रुपये था, 10% बढ़ाया तो उसका वेतन कितना रुपये हो जाएगा 110। अब इसका, अगर इसका 110 का अगर हम 10% कम करेंगे तो ज़्यादा कम हो जाएगा ना। लिखा है कि मेरा वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर गया, तो मेरा लाभ है या हानि। सबसे पहली बात तो हानि है, इसमें जो ऑप्शन है उनमें हानि वाले ही हमारे ऑप्शन होंगे। तो कैसे पता चला हमें, क्योंकि 100 रुपये थे, हमारे 10% बढ़ाए तो हमें 110 रुपये मिले। अब 110 का अगर 10% करेंगे तो ज़्यादा कम हो जाएगा ना, क्योंकि 100 का 10% तो 10 था, लेकिन 110 का 10% 10 से भी ज़्यादा होगा, इसलिए इसे क्या होगा, हानि होगी। अब ऐसे क्वेश्चनों में स्टूडेंट्स आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान करिए, और कभी भी आपको जब भी ऐसा आंसर आएगा बिना सॉल्व करे हुए आप आंसर लिख सकते हैं। देखो, अगर इनके जो जैसे आपका 10% है, 10% बढ़ाकर 10% घटाया गया है, तो आप इसको सिंगल 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 जा 1%, तो 1% की हानि हो जाएगी। अगर ये सपोज करो स्टूडेंट 20 और 20% बढ़ाते 20% घटाते तो 2 दूना 4, तो 4% की हानि होती। अगर ये 30% बढ़ाते 30% घटाते तो 3 तिया 9% की हानि होती। तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। तो देखो, एक एकम 1% की हानि, तो इसका मतलब इसका 1% की हानि वाला ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, 4 और 8 का तृतीय अनुपात, 4 और 8 का तृतीय अनुपात, मान लो तृतीय अनुपात है x। अब क्या करना है आपको, जो पहला है उसके बट्टे में दूसरा डाल दो, ऐसे जो दूसरा है उसके बट्टे में तीसरा डाल दो, और बीच में लगा दो बराबर। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। पहले के बट्टे में डाला दूसरा, दूसरे के बट्टे में डाला तीसरा, अब गुणा करो। देखो, 4x बराबर 8 गुणा 8, 4 से 8 कितनी बार कट जाता है 2 बार, x बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स 16। इस तरह से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए हम इसको भी बिना फॉर्मूले के करेंगे। एक व्यक्ति को उसके वेतन में 5% की बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपये मिले। देखो, अगर उसको किसी का भी जो वेतन होता है वो 100% होता है, तो इसका मतलब इस बार इसको कितना मिला है 105% मिला है, और रुपये में कितना मिला है स्टूडेंट इसको 252। अब ये ध्यान रखिए कि एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलाकर 252 रुपये मिले, इसका मतलब परसेंट में मिले हैं उसे इस बार 105%, लेकिन रुपये में मिले हैं 252। अब उसका पूर्व का वेतन स्टूडेंट उसका 100% ही होगा, तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पहले 105 से दोनों ओर भाग दे दो। तो 105 से भाग देंगे तो यहाँ तो बन जाएगा 1, यहाँ 252 बट्टे 105। ठीक है, अब हमें इसे करना है 100, तो 100 से गुणा कर दो दोनों ओर, तो 252 बट्टे 105 गुणा 100। अब देखो, अब आप इसको 5 से काट सकते हो, ये कटेगा 21 बार, ये कटेगा 20 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब इसको आप करो 3 से काट सकते हो, 3 से काटोगे तो देखो 3 अट्ठे 24, 1 और 12, तो 12 3 चको 12, 20 तो आगे से आएगा, और ये होगा 3 7 21। देखो 7 से भी कट जाता है ये, तो क्या हो जाएगा 7 ही कम 7, 7 दूना 14, तो 12 गुणा 20, तो 12 दूना 24। तो इसका मतलब उसका पहले का वेतन कितना था 240 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि उसका वेतन 105% मिला है उसे, रुपये में 252। 1% की कीमत इतनी होती है, लेकिन किसी का वेतन हमेशा 100% होगा। 100% सॉल्व करेंगे तो 240। इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो 240 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो स्टूडेंट क्या लिखा है,
ये वही वाला है, मूलों का योग या अल्फा प्लस बीटा टाइप वाला है। तो आपको पता है इसमें ए क्या होता है, हमेशा ए होगा 2, बी 3 और सी कितना है 12, ऋण 12। तो चिन्ह से ही लिखना है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू ऋण 3 है, सी की वैल्यू ऋण 12 है। शून्यकों का योग स्टूडेंट हमें फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस की जगह माइनस, बी की जगह -3, ए की जगह 2। तो ऋण ऋण कट गया तो उत्तर कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 3/2। तो इस तरह से हमारा लास्ट ऑप्शन होता है 3/2। ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है। तो पिता जो है और पुत्र, पुत्र सपोज करो x साल का है, पिता उसके 5 गुना बड़ा है तो 5x साल है। 4 वर्ष बाद क्या होगा, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पुत्र हो जाएगा x-4 का। ठीक है स्टूडेंट्स, और पिता हो जाएंगे 5x-4 के, क्योंकि 4 साल बाद दोनों की 4 साल बढ़ जाएगी, ये x-4 ये 5x-4। अब ये कहता है कि दोनों 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, देखो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो दोनों की आयु का योग 44 कर लेते हैं, x-4 धन 5x-4 बराबर कितना कर लिया स्टूडेंट हमने 44। तो कितना हो गया 6x धन 8 बराबर 44। अब देखो 6x बराबर 44 ऋण 8। अब 6x बराबर कितना हो जाएगा आप ही बताइए स्टूडेंट 36। तो 6 से x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6। तो देखिए इस तरह से x बराबर 6 आ गया, और x क्या है पुत्र की आयु, और हमसे पूछी भी क्या है पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कितनी आ रही है स्टूडेंट 6 वर्ष आ रही है। तो इसमें जो आपका बी आंसर है वो ही सही होता है। तो देखिए x बराबर 6 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा खुद से बना के देखिए, आपको जरूर आ जाएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नीचे दी गई श्रृंखला किसी एक नियम से आगे बढ़ती है। ये वही वाला है, हमें इसमें एक नेक्स्ट पार्ट एक फिल इन द ब्लैंक्स होता है, उसको हमें फिल करना होता है। देखो 3, अब हम लिख लेते हैं, देखो 3, 8, 15, 24, 35 और 48 दे रखे हैं, और नेक्स्ट हमें पूछा है। देखो 3 और 8 में कितने का अंतर आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 और 8 में आ रहा है 5 का। इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है 7 का। इन दोनों में कितने का आ रहा है 9 का। इन दोनों में कितने का आ रहा है 11 का। और इन दोनों में कितने का आ रहा है 13 का। तो इसका मतलब अगले में कितना आना चाहिए 15 का। तो 38 और 15 जोड़ दीजिए, कितना होगा 38 और 15 स्टूडेंट जोड़ करके 8 5 13, तो इसका मतलब 63 होगा। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 63। तो इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला देखिए, नीचे निम्न प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जो पहले 2 शब्दों से किसी न किसी रूप से संबंधित हैं। इसी आधार पर तीसरे शब्द का संबंध बताना है। तो जीवन मीन्स आदमी जीवन होता है तो उसकी मृत्यु, ये तो सीधे इसका अपोजिट हो गया, जीने का मरना, जीवन का। तो आशा का क्या होगा सीधे निराशा, ये इसके विलोम शब्द हैं। तो आपको विलोम शब्द आशा का निराशा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला देखिए, देखिए हमको अगला दिया है कि टुडे, टुडे का कोड बना रखा है इसने UQECZ। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा इसमें हो क्या रहा है। देखो टी के बाद क्या है, टी में एक, टी के बाद अगला क्या आता है यू, इसका मतलब इसमें +1 हो गया टी का यू। अब ओ का क्यों हो रहा है OPQ, इसमें इसका मतलब इसमें 2 ऐड करना पड़ रहा है। डी के बाद फिर +1, डी के बाद सीधे ए आता है एक, फिर इसमें 2 ऐड करना पड़ रहा है, फिर इसमें एक। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पहला अक्षर है टी, तो उसमें उसका ठीक अगला लिख रहा है ये। तो ऐसे ही इसमें बी का अगला अक्षर देखो, आप सीधे देखो, पहले में एक बढ़ाना है, दूसरे में 2 बढ़ाना है, तीसरे में 1 बढ़ाना है, चौथे में 2 बढ़ाना है, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। तो देखिए हम लिखते हैं अब बिफोर को, आपको देखिए सेंस BEFORE। तो बी में एक अगला बढ़ाओ, एक बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट सी। ई में 2 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा जी। एफ में 1 बढ़ाओगे तो कितना होगा जी। ओ में 2 बढ़ाओगे तो क्यू, फिर 1 आर के बाद एस, फिर 2 बढ़ाओ जी। तो इसका मतलब CGGQSG। देखो इसमें कोई ऑप्शन है ऐसा, तो इसमें हमें लग रहा है CGGQSG, यही है ना सर, तो सी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है सर, देखिए यही ऑप्शन आ रहा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी क्यू का भाई है। देखो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। पी क्यू का भाई है, जो पी है वो भाई है,
क्यू के बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है, तो इसलिए पी के लिए पॉजिटिव लगा दे कि ये मेल है। आर पी का पिता है। अब आर जो है पी का पिता है, तो आर को हमने प्लस से दिखा दिया। ये एक ऊपर कर दिया मैंने कि पिताजी उससे बड़े ही है ना, ये उनके बच्चे हो गए दोनों। मीन्स पी के पिता आर हैं, तो इसका मतलब है क्यू के पिता भी आर हैं, लेकिन क्यू का जेंडर मालूम नहीं है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो एस टी का भाई है। अभी एस और टी वाला तो कोई टर्म आया ही नहीं। टी क्यू की पुत्री है, तो क्यू की पुत्री कौन है? टी। तो टी के ऊपर लगा देते हैं माइनस, टी क्यू की पुत्री है। अब कर सकते हैं, देखो एस टी का भाई है, इसका मतलब ये दोनों भाई बहन है। एस टी का भाई है, तो एस क्या है? प्लस है। अब हमसे पूछ रहा है तो एस का चाचा कौन है? आप सीधे देखिए ना स्टूडेंट्स की एस और टी के गार्जियन कौन है ये। अब देखो इसका पता नहीं है, अगर ये सोचो इनके फादर है एस और टी के, क्योंकि क्यू के तो ये बच्चे हैं, तो क्यों क्या हो सकते हैं? माता या पिता कुछ में से हो सकते हैं। सपोज करो हम ये पिता मान लें इनको, तो पिता के भाई, पिता के भाई क्या होंगे? इनके चाचा ही तो होंगे, तो एस के चाचा कौन होंगे? पी। ठीक है, एस के चाचा कौन हो जाएंगे यहाँ पर? पी। लेकिन एक ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन में और कोई ऑप्शन होते तो क्यू की, अभी क्यू लेडीज भी हो सकती है, क्यू अगर माता होती तो ये इनके भाई होते, तो उस केस में ये पी इनके मामा हो जाते। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अभी हमने क्या ले लिया है, क्योंकि हमें मामा वाला ऑप्शन नहीं है इसमें, तो आप देखेंगे क्योंकि आपसे पूछा है कि एस का चाचा कौन है, तो एस के चाचा कौन होंगे यहाँ पर? पी। तो इस तरह से हम एस के चाचा को क्या कह सकते हैं? पी। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो आसानी से हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखो पश्चिम की ओर, देखो मैं आपको पश्चिम की ओर मुख करते हुए मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री मुड़कर उसकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ गया। मेरा मुख अब किस दिशा में है? देखो सबसे पहले पश्चिम की ओर मुंह करना है, ये है देखो स्टूडेंट्स आपका डायग्राम। देखो पश्चिम की ओर मुंह करा है, अब ये पश्चिम की ओर मुंह करा है, तो ये कितना घुमा है? कितना घुमा कहता है? 90 अंश। तो ये 90 अंश घूमेगा, तो आप बताइए यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, मीन्स यहाँ को देखने लग जाएगा। ये ऐसा देख रहा था, अब वो कहाँ देख रहा है? यहाँ। पहले देख रहा था यहाँ को, अब देख रहा है यहाँ। अब क्या कहता है, ये फिर कितना घूम रहा है? मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में, देखो ना घड़ी की सुई ऐसी तो चलती है आपकी, ऐसे करके क्लॉक वाइज। तो पहले ये देख रहा था इधर को, अब देख रहा है इधर को, क्योंकि 90 अंश से घूम गया है। ठीक है, इसके बाद ये कहता है यहाँ से ये 135 घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 90 तो फिर आया और फिर ये 45 यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स अब ये कहाँ को देखने लग गया होगा? ये आदमी यहाँ को देख रहा होगा। तो ये किस दिशा में स्टूडेंट? से ये दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। तो इसका आंसर देखिए आपका लास्ट है दक्षिण पश्चिम दिशा। तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर वो अब है। देखिए आपका डायग्राम ये यहाँ पर दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी बातें भी इसमें समझ में आई हो, कोई भी क्वेश्चन समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।